हाँ, तो हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो अध्याय 6 जैव प्रक्रम से मतलब होता है जीवों के अंदर होने वाले रासायनिक प्रक्रियाएं क्रियाएं, मतलब जीव जंतुओं के अंदर या शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं हैं तो हम जीव या सजीव तथा अजैव मतलब निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज को हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है, तो उसमें हम किस प्रकार से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली मतलब गाय जो होती है, जब गाय बैठती है चरती नहीं है तो चर के आती है तो अपना मुंह चलाती है, मतलब जुगाली करना पागौर बोला जाता है। जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो हम क्या तब भी यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। यदि कोई सो रहा है और उनको हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं तो जान लेते हैं कि वो सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। तो क्या होता है कि पौधों को हम कैसे जानेंगे कि वो सजीव है? तो कुछ लोग बोलेंगे, मान लो सोचेंगे कि वो हरे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे के अलावा अन्य रंग की पत्तियां भी पाई जाती हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस भी ले लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। कुछ जंतु सांस भी लेते हैं लेकिन उनमें गति स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वे सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो लक्षण हमको बाहर रूप से दिखाई देते हैं वो जीवन की कल्पना करने के लिए वह लक्षण पर्याप्त नहीं होते। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि, जीव जंतुओं की वृद्धि, ये सूक्ष्म वृद्धि है। तो इस प्रकार की गति या वृद्धि को हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, जो अणु होते हैं उनकी भी यह गति। क्या अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? अदृश्य अणुओं की जो गति, जो अणु हमको दिखाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसके अंदर अणुओं की गति नहीं होती।
जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, क्योंकि वायरस जो होता है वो परजीवी होता है, वो दूसरी कोशिकाओं के अंदर जब तक वह प्रवेश नहीं करता, संक्रमित नहीं होता करता, जब तक वह उसमें गति नहीं होती। इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उसमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्था संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। शरीर की सभी संरचनाएं उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना और सजीवों के अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। तो आता है जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, मतलब उनके शरीर की गतियां लगातार चलते रहना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, मतलब सो रहे हो, तब भी उनके शरीर के अंदर की क्रियाएं चलती रहती हैं। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब जीवों के शरीर के रक्षात्मक कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि टूटी फूटी कोशिकाओं का अनुरक्षण करना, यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। मतलब जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो भोजन से मिलती है, और भोजन जो होता है हम पोषण प्रक्रिया द्वारा लेते हैं। फिर भोजन का जब पाचन होता है, उसमें जब अपघटन होकर अवशोषण होता है, फिर ग्लूकोज के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। सजीव के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचय अपचय अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए
बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है फिर बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो भोजन के पाचन के बाद जो अवशोषण के बाद जो पदार्थ ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है इसका ऑक्सीजन द्वारा अपघटन हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलती है। तो जो ऊर्जा होती है वो अर्ध से ATP होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के अंदर करते हैं। इस क्रिया को श्वसन बोला जाता है। एक एक कोश के जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या व्यर्थ मतलब व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इनमें से कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी एक विशिष्टीकरणकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे शरीर में भोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो जब शरीर के अंदर प्रवेश होता है फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वाहन तंत्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन है, भोज्य पदार्थ है, शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर के सभी अंगों की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तब ऐसे उप उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर कुछ अनुपयोगी पदार्थ वो बनते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाए तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रक्रम के बारे में विचार करते हैं। फिर इसमें तो हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है,